सभी बच्चों को गुड इवनिंग। सर, सिस्टम बाउंड्री एंड इक्विलिब्रियम में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ये दोनों इतनी डिफरेंट चीजें हैं कि इसमें कंफ्यूजन क्यों हो रहा है मेरे भाई। सिस्टम बाउंड्री आप कोई मानते हो अपने सुविधा के अनुसार जिसमें बॉडीज होती हैं, और इक्विलिब्रियम एक बॉडी का स्टेट है। ये दोनों विकास इतनी अलग चीजें हैं कि इसमें कोई कंफ्यूजन कभी हो ही नहीं सकता। सिस्टम बाउंड्री एक कोई कोई चीज एग्जिस्ट थोड़े करती है। ये तो आप क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए सिस्टम बाउंड्री बनाते हो। जब दो बॉडीज या तीन बॉडी उस डायरेक्शन में सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रही हैं, तो उनपे अलग अलग हम ना लगा के एक साथ सिस्टम बाउंड्री मान लेते हैं और एक्सटर्नल फोर्स लगा देते हैं। इक्विलिब्रियम तो न्यूटन फर्स्ट लॉ है जिसमें नेट फोर्स अपना जीरो करते हैं अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो। इसमें क्या कंफ्यूजन है। मोनू, तनिष्क, पूर्णिम, सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सभी को। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी आ जाइए सब लोग। हाँ, कल का लास्ट क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया था। मैंने तुम लोगों को होमवर्क भी दिया था। मैंने तुम लोगों को होमवर्क दिया था जिसमें कि वो छोटा लग जाए और दोनों सब अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव करें, तो उसमें चेक करना था कि नॉर्मल रिएक्शन किस में लगेगा किस में नहीं। तो फाइनली सब बच्चे जुड़ ही गए होंगे। तो सभी बच्चों को फिर से गुड इवनिंग। आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर टॉपिक की ओर। तो नॉर्मल रिएक्शन में आपने देखा कि कैसे नॉर्मल रिएक्शन जो है हर सिचुएशन में लगाया जा रहा है, कैसे आप फ्री बॉडी डायग्राम ले रहे हैं। फिर आपने ये भी देखा कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड मोशन है वहां न्यूटन सेकेंड लॉ लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाइए। एक बहुत बड़ा स्फेयर है, बहुत बड़ा स्फेयर है, वो किसी केबल से या स्ट्रिंग से बांधा गया है। और यहां एक वॉल लगी हुई है। ठीक है, तो आपने इसको ऐसे बांध रखा है। ये वॉल है, इससे ये इसके सहारे भी है और स्ट्रिंग से बंधा भी है। यहाँ स्ट्रिंग से बंधा भी है। तो दिस इज ए स्ट्रिंग। ठीक है, ये एंगल अगर थीटा ले लेते हैं, मान लो ये एंगल आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, तो आपको बताना है टेंशन एंड नॉर्मल रिएक्शन। इसका मास m है, इसका मास जो है m है। ओके, बड़ा स्फेयर है, इसका मास m है। तो फाइंड, ये स्ट्रिंग है अपना, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। पहला है। दूसरा है फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग बिटवीन बॉल एंड वॉल। जल्दी से करके बता दीजिए।
देखो तनिष्क, टाइम टेबल जो है मेरा, थोड़ी मेरी फिलॉसफी और थ्योरी बिल्कुल अलग होती है बाकियों से। मैं इन सब चीज़ों पे बहुत विश्वास नहीं करता, ठीक है, कि मैं आपको टाइम टेबल बना के दूं तो आप उसी से पढ़ो, ठीक है। ये सब आपका एक अपना एडजस्टमेंट है, ठीक है। आपके क्या सिचुएशंस हैं, आप रात में पढ़ना आपको ज़्यादा अच्छा लगता है कि आपको दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हाँ, ये जरूर मैं बोलूँगा कि पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो टाइम टेबल कैसे बनाना है बेटा, ये तो आप ज़्यादा अच्छा समझ सकते हो, है ना, कि आपको कब पढ़ना कैसा अच्छा लगता है। लेकिन ये जरूर बता सकता हूं कि एटलीस्ट आपको 5 घंटे 4 घंटे अपार्ट फ्रॉम दिस क्लास टीचिंग करना चाहिए, सेल्फ स्टडी डेली। डेली आपको एक सेल्फ स्टडी करना चाहिए 4 से 5 घंटा आफ्टर द अपार्ट फ्रॉम द क्लास के टाइमिंग को छोड़कर, ठीक है। और अगर आप डमी हो तो अब तो बहुत अच्छी बात है, पूरा बढ़िया से सोइए, खाइए और पढ़िए। डमी वाले बच्चों को तो जन्नत है, जब पढ़ने से मन भर जाए तो बढ़िया घर में हो, बताइए मम्मा को, बोलिए कि आप बढ़िया खाना बनाए, दबा कर खाइए, दबा के सोइए, और फिर जब मन और दिमाग और शरीर तरोताजा हो जाए, जुट जाइए पढ़ने में, ठीक है। कभी कभी सुबह जो है वॉक करने चले जाइए, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, इंजॉय करके इस पूरे फेज को आप बढ़िया इंजॉय करके अगर जो बच्चा पढ़ेगा वो बिना टेंशन के सेलेक्ट हो जाएगा। स्ट्रिंग लेंथ मांग रहे हो, स्ट्रिंग लेंथ की क्या जरूरत है? अगर मैं स्ट्रिंग का लेंथ नहीं भी दे रहा हूं तो क्या आप नहीं कर पाओगे? स्ट्रिंग लेंथ अगर नहीं दे पा रहा हूं तो क्या आप नहीं कर पाओगे? स्ट्रिंग की लेंथ की क्या जरूरत है? हाँ, फिजिक्स का पेपर सेम ही होगा, फिजिक्स का पेपर सेम होगा भाई, बिल्कुल कॉमन पेपर है दोनों बैच का। जल्दी बताइए, आंसर नहीं बताया तुम लोगों ने। कॉस थीटा, थीटा तो दे रखा है ना, थीटा की वैल्यू पुट कर दो। तो यहां कुछ नहीं करना था तुम्हें, यहां इक्विलिब्रियम देखना था, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इस पे क्या क्या फोर्स लगाओगे? एक जो है रस्सी में टेंशन लगेगा कि इसका mg, पहले तो वेट लगाओ इधर, जो W होगा, रस्सी में एक वेट लगेगा, बोलो भाई, और एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। और बताया है कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कांटेक्ट के परपेंडिकुलर होता है ना। तो अपनी वॉल वर्टिकल है, हाँ वॉल स्ट्रिंग है ना, लिख तो दिया है, स्ट्रिंग मासलेस ही लेंगे। जब भी स्ट्रिंग लिखा होगा क्वेश्चन में तो अंडरस्टूड है कि वो मासलेस है, रोप नहीं है, स्ट्रिंग है। तो ये वर्टिकल वॉल के साथ ये स्फेयर कांटेक्ट में, तो y अपना y डायरेक्शन है ना, y इज आवर कांटेक्ट सरफेस, तो इसके परपेंडिकुलर आ जाओ। तो इसके परपेंडिकुलर आपका जो होगा ये होगा नॉर्मल, बोलो। तो नॉर्मल मैं यहां से बना के इसके सेंटर से पास करा रहा हूं। क्लियर है? ये नॉर्मल है, सबको समझ में आ गया होगा। तो ये नॉर्मल हो गया, तो ये हो गया अपना mg। नॉर्मल हमेशा जो है स्फेयर में टेंजेंट है, टेंजेंट का नॉर्मल सेंटर से पास होगा, ये नॉर्मल हो गया। और एक टेंशन T, यहां पे एक दिखाओगे स्ट्रिंग के अलोंग क्या टेंशन, तो स्ट्रिंग के अलोंग टेंशन फोर्स ऐसा होगा। यही तो है सारे फोर्सेस। और ये इक्विलिब्रियम में तो क्या बताया, इन सभी फोर्सेस को रिजॉल्व करो एक प्रॉपर रेफरेंस एक्सिस के अबाउट। तो प्रॉपर रेफरेंस एक्सिस चालाकी इसमें ये है कि आप रेफरेंस एक्सिस कैसा चूज करना चाहेंगे, इसी को रेफरेंस एक्सिस मानेंगे, है ना। किसे? आप इसी को रेफरेंस एक्सिस मानेंगे, इसे। थोड़ा सा लाइन ऑफ एक्शन गड़बड़ा गया है। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मानेंगे और इसी को आप एक्स एक्सिस मान लीजिए। इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि केवल आपको टेंशन को रिजॉल्व करना होगा। तो ये 30, तो ये भी 30 दिख गया सभी को। तो यहां पर क्या आएगा अपने पास, यहां पे टेंशन अपने पास इधर आ जाएगा T cos 30,
और इधर आ जाएगा t साइन 30। देखिए तो ये अपने पास हो जाएगा t cos 30 और ये हो जाएगा t साइन 30। मैंने आपको कहा था कि कभी भी नॉर्मल रिएक्शन का एग्जिस्टेंस तभी आएगा जब उस पे कोई पुशिंग फोर्स लगेगा, तभी तो कांटेक्ट जनरेट करेगा। तो आप देखो इधर कि t साइन 30 डिग्री इसको जो है क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। तो t साइन 30 डिग्री के वजह से यहां पे नॉर्मल रिएक्शन। तो इन एक्स डायरेक्शन एक इक्वेशन क्या लिखेंगे, इन एक्स डायरेक्शन इक्वेशन क्या लिखोगे, t साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू एक्स, बोलो सॉरी इक्वल टू एन। एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 किया, एन आ गया। अब यहां से वर्टिकल डायरेक्शन में क्या क्या है, t cos 30 डिग्री, ये सभी को करना चाहिए था, बहुत आसान है, mg। अब t cos 30 होता है √3/2 mg, तो t क्या हो जाएगा 2mg/√3। टेंशन यहां से मिल गया 2mg/√3। ठीक उसी तरीके से t साइन 30 यहां पे t पुट कर दो तो आपको नॉर्मल रिएक्शन मिल जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या आ जाएगा, t साइन 30 मतलब t/2 यहां से। तो n कितना हो जाएगा, t की वैल्यू है t/2 तो केवल आएगा mg/√3, mg/√3। ये क्लियर हुआ सभी बच्चों को। तो यहां से आप नॉर्मल रिएक्शन और mg दोनों दे सकते हो। ठीक है, बहुत बच्चों ने कर लिया है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े। नेक्स्ट मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा होता कि एक ट्रॉली है, इस शेप की, और ट्रॉली ग्राउंड पर है। और ग्राउंड पे मान लो यहां पर कोई एक ऐसा पोल है और यहां पे एक बहुत भारी ब्लॉक है। एक बहुत भारी ब्लॉक है और ये ब्लॉक यहां पे एक रस्सी से बंधा है। ठीक है, और ये ट्रॉली भी एक रस्सी से यहां बंधी है। ऐसा है। ठीक है, इसका मास जो है अपना m है, इसका मास अपना 2m है। और ये एंगल आपको दिया हुआ है, चलिए 30 डिग्री ले लेते हैं। और ये ट्रॉली और ये ब्लॉक सब रेस्ट पर है, ये स्मूथ है, मतलब यहां कोई फ्रिक्शन की बात नहीं करेंगे। तो द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। आपको बताना है फाइंड टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग। ये मान लो स्ट्रिंग 1 है, ये स्ट्रिंग 2 है। ठीक है, तो फाइंड टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग। पहला। दूसरा, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक
एंड ट्रॉली। तो ब्लॉक और ट्रॉली के बीच में हमें नॉर्मल रिएक्शन भी निकालना है। चलिए शुरू हो जाइए। तो अब आप देखिए, थोड़ा दिमाग भी दौड़ाइएगा, धीरे धीरे आप लोगों को आइडिया लग रहा होगा कि कहां हमें कितना ही सिस्टम बाउंड्री लेना है जिससे क्वेश्चन इजी हो जाए। जैसे मान लीजिए अगर आपको बोला जाए कि टेंशन निकालना है, तो आप मुझे बताओ टेंशन निकालने के लिए, और सब ये रेस्ट पर पड़ा हुआ है, तो टेंशन, पहले ये बताओ कि इस रस्सी में टेंशन क्यों आएगा। ठीक है, कोई ये बता पा रहा है कि इस रस्सी में टेंशन क्यों आएगा? इस रस्सी में टेंशन क्यों आएगा और इस रस्सी में? ऐसे सोचना शुरू करो। फिजिक्स सीखना चाहते हो तो आप ऐसे सोचिए कि इस रस्सी में और इस रस्सी में टेंशन क्यों आएगा। तो जैसे आप ऐसा सोचोगे तो आपके दिमाग में आएगा कि कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा जिससे कि वो रस्सी को टॉट करेगा और उसके अपोज करने के लिए रस्सी में जो है अपना क्या होगा, टेंशन होगा। ड्यू टू मास ऑफ द ट्रॉली। गलत बात है भाई, नहीं सोच पा रहे हो। मास ऑफ द ट्रॉली से इस रस्सी में कोई टेंशन का, मास का रोल ही नहीं है, क्योंकि मास तो m है जिसके वजह से ग्रेविटी नीचे लगेगी। मेरे भाई आपको इतनी मेहनत करके सिखा रहा हूं लेकिन नहीं सीख पा रहे हो आप। ये mg इधर है, ऐसे फिजिक्स पढ़ोगे, ये इसका वेट नीचे लगेगा, रस्सी ऐसे हॉरिजेंटल है, तो ये वेट इसको इस रस्सी के लॉन्ग जो है, ना ही वेट का कोई कंपोनेंट आ रहा है ना ही वेट आ रहा है, तो कैसे आप बोल रहे हो कि इस वेट की वजह से इस रस्सी में टेंशन आएगा? कोई और बताएगा कुछ? वेरी गुड, ब्लॉक पे ग्रेविटी की वजह से। ओके, तो ब्लॉक पे ग्रेविटी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ब्लॉक पे ग्रेविटी की वजह से तो इस रस्सी में टेंशन आएगा। ब्लॉक पे ग्रेविटी लगेगी, ग्रेविटी का एक कंपोनेंट लगेगा जिससे कि ये नीचे जाना चाहेगा और इस रस्सी में टेंशन आएगा। तो इस रस्सी में जो टेंशन आएगा वो तो इस ब्लॉक की ग्रेविटी की वजह से लगेगा। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बट व्हाट अबाउट द ट्रॉली? ट्रॉली को आप इतना नहीं समझ पा रहे हो कि रस्सी कब खींची होगी? जब ट्रॉली मूव करने की टेंडेंसी में होगी। और ट्रॉली को मूव करने के लिए कौन जरूरी है? कौन मूव कराएगा ट्रॉली को? ट्रॉली को कौन मूव कराएगा? तो इसके लिए जब आप इन दोनों की फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग बनाएंगे, मतलब इस पे इसका नॉर्मल रिएक्शन लगेगा जिसका एक कंपोनेंट इसको इधर मूव कराएगा। अब आपको मैं सबकी एफबीडी अलग अलग करके बना के दिखाता हूं। जैसे आप ट्रॉली की एफबीडी बनाना चाहें तो ट्रॉली की अलग से अगर आप एफबीडी बनाना चाहें तो ट्रॉली की एफबीडी क्या बनेगी, वहां से आपको दिखने लगेगा। तो फिजिक्स को पढ़ने के लिए यार, फिजिक्स की सब्जेक्ट के नेचर को समझे। फिजिक्स को बहुत आपको कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है, तब आपको मजा आएगा और तब आपको अच्छा भी लगेगा। जैसे ये ट्रॉली था, तो ट्रॉली पे अब हम जो भी इस पे फोर्सेज लगेंगे वो सारे दिखा देते हैं। हालांकि सारे फोर्सेज हमारे मतलब के नहीं होंगे, फिर भी मैं दिखा देता हूं। चलिए इस पे फोर्सेस दिखाते हैं। तो पहली फोर्सेस तो आप इसका अपना वेट दिखाओगे जो हमारे मतलब का बिल्कुल नहीं है, और ये दोनों के पहियों पे ग्राउंड का एक फोर्स लगेगा, ये भी हमारे मतलब का नहीं है, अभी इस क्वेश्चन में हमारे मतलब का नहीं है। दूसरी बात ये कि ये ब्लॉक और ट्रॉली रखे हैं, तो ब्लॉक जो है, ब्लॉक का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इस ट्रॉली पे लगेगा। दिख गया सभी को? ब्लॉक और ट्रॉली एक दूसरे पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएंगे, अभी बताया था। तो 2m मास इस ट्रॉली पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा जो कांटेक्ट सरफेस के हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इस नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट होंगे, आप देख पा रहे हो। एक होगा अपना इधर nx और एक होगा अपना ny। और शायद सभी बच्चों को समझ में आ गया कि ये जो दो कंपोनेंट है और यहां पे रस्सी में एक लगेगा, यहां पे टेंशन, इतने फोर्सेस होंगे भाई, इतने फोर्सेस होंगे। ये हुआ कैपिटल mg, ये हुआ ng।
ठीक है, ये हुआ नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द ट्रॉली। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द ट्रॉली। अब आप देखो ये 30 डिग्री है, तो इस नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट कैसे ब्रेक करोगे? एंगल जज करना सबको आता है। ये पैरेलल लाइन दिख ही रहा है, इसको अगर आप एक्सटेंड कर दो तो ये आपको पैरेलल दिख रहा है, पैरेलल लाइन। तो ये 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये ट्रांसवर्सल है। ये दो पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, तो ये 30, तो ये भी 30 दिख गया सभी को। अच्छा, ये पूरा 90 है, बताया था नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, तो ये 90 हो गया। तो बचा हुआ एंगल कितना हुआ? 60। ये इतनी बातें हैं, आपको बहुत बताई जा रही हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये लेक्चर्स आपको ध्यान से करने हैं। आगे मैं इतना टाइम नहीं दे पाऊंगा। n इधर आएगा तो क्या होगा? n cos 60, और इधर हो जाएगा n sin 60। तो जैसे ही आपने इसका कंपोनेंट लिया, आपको तुरंत चमक गया कि सर ये जो n cos 60 है, यही तो ट्रॉली को आगे ले जाएगा, यही तो ट्रॉली को आगे ले जाएगा। ग्राउंड से फ्रिक्शन भी हो सकता है, मैं उसे इग्नोर कर रहा हूं अभी, है ना, फ्रिक्शन यहां नेग्लेक्टेड है। तो ठीक है, और फ्रिक्शन अभी हटा ही दो, डिस्कस, ये तो अभी चलने की टेंडेंसी में होगा, तो कौन इसको चलाएगा? n cos 60 इसको इधर चलाएगा। और जैसे ही n cos 60 चलाएगा, तो आपने इसको बांध के रखा है, तो बांध के रखा है, तो इस रस्सी में ऐसे आएगा यहां पर T1 टेंशन। ठीक है, तो रस्सी में इधर टेंशन होगा ऐसा T1, इसके रिस्पेक्ट में ऐसा होगा। इस रस्सी में होगा यहां T2, यहां पे ऐसा होगा T2। शायद अब धीरे धीरे सबको समझ में आ गया, और सबको यह समझ में आ गया कि रस्सी को कौन चला रहा था, सॉरी, इस रस्सी में टेंशन कौन दे रहा था। इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था, उस नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट इस ट्रॉली को इधर मूव करने की टेंडेंसी रखता है, और इसके मूव करने की वजह से यहां पे ये रस्सी खिंच जाएगी। अगर आपने इसको बांध के नहीं रखा होता, तो ये ट्रॉली यहां रुकी नहीं रहती, ये इधर मूव कर जाती, ये ट्रॉली जो है इधर मूव कर जाती। ठीक है, तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं? अब आप इक्विलिब्रियम दिखा सकते हैं ट्रॉली की। अच्छा, अब आपको ये सीखना है, आपको ये सीखना है कि आपको कौन सी इक्वेशंस बनानी है। ये ऊपर वाली इक्वेशन हमारे क्वेश्चन में कोई रेलिवेंसी नहीं रखती, मानते हो कि नहीं? ऊपर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें T1 निकालना था, हमें T1 निकालना था, तो सीधे x डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करो। तो इन x डायरेक्शन हम केवल x डायरेक्शन की इक्वेशन लिखेंगे। तो x डायरेक्शन में हमारे पास क्या होगा बताओ? T1 इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू n cos 60, मतलब n बाई 2। तो T1 इज इक्वल टू n बाई 2, ये एक इक्वेशन आपको मिल जाएगी। बोलो भाई। नेक्स्ट आप ब्लॉक की एबीडी बना सकते हो। ब्लॉक की एबीडी बनाओगे तो ब्लॉक की एबीडी में आपको क्या दिखेगा? ये मैं यहीं बना रहा हूं ब्लॉक के लिए। ब्लॉक की जब आप एबीडी बनाओगे, बताइए क्या क्या दिखेगा आपको? एक फोर्स आपको नीचे दिखेगा mg, और ये एंगल कितना होगा ये तो जज कर सकते हो, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, इसके स्लोप के पैरेलल है, स्लोप के ये पैरेलल है। दिख रहा है ना, ये स्लोप के पैरेलल है, तो ये एंगल 30 है हॉरिजॉन्टल से, तो ये एंगल भी क्या होगा? 30। मानते हो? तो ये एंगल भी अपना क्या हो जाएगा? 30। तो जब ये एंगल अपने पास 30 हो जाएगा, तो आप अब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप, अच्छा ये मैंने दे ही रखा है ट्रॉली के लॉन्ग वाला, तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको।
ये एंगल आपको तो दे रखा है ना ट्रॉली के अंदर, वो 30 है। ये एंगल आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 30। ये एंगल 30 है, तो सबको पता है कि ये एंगल भी क्या हो जाएगा? ऐसे दो कंपोनेंट होंगे इसके, एक ऐसा और एक ऐसा, तो ये क्या हो जाएगा? ये 30, 90, 60, तो फिर से ये 30, तो ये इसका जो मास था वो 2 mg था, तो 2 mg का कंपोनेंट इधर क्या आएगा? 2 mg cos 30, और इधर आ जाएगा अपने पास 2 mg sin 30। दिख गया सबको? तो एफबीडी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब बेसिक है, आना चाहिए। 2 mg sin 30, 2 mg cos 30, 2 mg sin 30, दिख गया? अब ये जो 2 mg sin 30 है, इस 2 mg sin 30 की वजह से इस रस्सी में टेंशन आएगा। तो आप क्या देख रहे हो? रस्सी में टेंशन पहले नहीं आएगा, कोई ना कोई अपना क्या करेगा, एक्सटर्नल फोर्स उसको पुल करने की टेंडेंसी में होगा, तभी जाके जो है हमारा क्या होगा, रस्सी में टेंशन आएगा। या कोई नॉर्मल रिएक्शन की भी अगर हम बात कर रहे हैं तो कोई एक्सटर्नल फोर्स जो दोनों कांटेक्ट में है उसको कुछ कांटेक्ट जनरेट करेगा, पुश करेगा, तब जाके नॉर्मल रिएक्शन आएगा। क्लियर है? तो यहां पर अपने पास ये टेंशन कितना हो जाएगा? T2 माना था ना इसको, हम लोगों ने इसको T2 माना था। तो यहां रस्सी में टेंशन ऐसे दोगे T2, ये T2 रस्सी के लॉन्ग हो जाएगा, और एक नॉर्मल रिएक्शन जो ट्रॉली ब्लॉक ने ट्रॉली को दिया था इस तरफ, तो उतना ही ट्रॉली ब्लॉक को देगा, उल्टा एक्शन रिएक्शन। तो अब आप ब्लॉक की एफबीडी फॉर ब्लॉक, इसमें इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर दो। तो फॉर ब्लॉक क्या क्या इक्वेशन आ जाएगा बताइए? इसके लिए रेफरेंस एक्सिस क्या लिया गया है? इसके लिए रेफरेंस एक्सिस क्या लिया गया है भाई? ये लिया गया है अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन एक्स और इधर वाई, तभी मैंने फोर्सेस सब इसके अलोंग किए। दिस इज आवर आर ए रेफरेंस एक्सिस, ये अपना रेफरेंस एक्सिस है। चलिए आप एंगल ध्यान से जज करिए, गलती मत करिए। देखिए कैसे, ये 30, ये 90, ये 60, और ये पूरा 90 होता है, ये 60 है, तो ये पूरा 90 है, तो ये 30 होगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो यहां पे फॉर ब्लॉक के लिए क्या करिए? n इक्वल टू 2 mg cos 30, तो n आपको मिल गया कितना? 2 mg √3/2। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया भाई? √3 mg। नॉर्मल रिएक्शन आ गया अपना √3 mg। ठीक है, अब नॉर्मल रिएक्शन आ गया तो T1 आ गया, T1 भी आ गया, खुशी मनाओ। T1 कितना हो जाएगा? √3 mg/2, √3 mg/2। यहां से ये फर्स्ट है, ये सेकंड है ना? तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमने निकाल लिया, ये फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमने ये निकाल दिया। वहां से n आ गया, यहां से T1 आ गया। अब बचा T2, तो T2 तो आ ही चुका है। फॉर ब्लॉक आपने दो इक्वेशन लिखनी थी, एक लिखी है वर्टिकल वाली, ये T2 है, तो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन भी इक्विलिब्रियम होगा, नेट फोर्स 0 करो, तो T2 कितना आ जाएगा? 2 mg sin 30। तो यहां से T2 अपने पास आ जाएगा mg, तो T2 आ जाएगा mg। सारी चीजें आ गई, देख लो, सारी चीजें आ गई भाई। तो बहुत बच्चे जो है खुद से कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आप सारी चीजें कर सकते हो, और आप जब सोचना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा कि डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको यहां कॉज भी पता चलेगा। काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं कि कॉज नहीं पता चलेगा। देखिए सबके कॉज पता चल रहे हैं कि कौन टेंशन क्यों आ रहा है, कौन कैसे मूव क्यों कर रहा है, सब कुछ आपको पता है। चलिए मिला लीजिए जिसका जो आ रहा है, ठीक है, हो गया। अब इसमें मैं तुम्हें थोड़ा सा एक चालाकी बताना चाह रहा हूं। आप अपना समय बचा सकते थे, कैसे? सिस्टम बाउंड्री का मजा लेकर। अगर मैं केवल आपसे पूछता कि मुझे केवल नॉर्मल रिएक्शन नहीं चाहिए,
मुझे केवल चाहिए T1, मुझे केवल क्या चाहिए, T1 चाहिए। तो मुझे अगर केवल टेंशन T1 चाहिए तो मैं क्या चालाकी दिखाता, कोई बताएगा? अगर मुझे केवल T1 निकालना होता तो मैं क्या चालाकी दिखा सकता था? कोई सोच के बताएगा क्या? जल्दी बता दो। हालांकि बहुत कुछ तो नहीं होता, मैं T1 निकालता, ये कर सकता था कि मैं अगर ट्रॉली और ब्लॉक को एक सिस्टम लेता, ध्यान दीजिए, ट्रॉली और ब्लॉक को सिस्टम ले लेता तो नॉर्मल रिएक्शन इंटरनल फोर्स हो जाता। मानते हो कि नहीं? फॉर ट्रॉली एंड ब्लॉक एज ए सिस्टम, ट्रॉली के मास की कोई जरूरत नहीं है, आपको अच्छा लगने के लिए दिया था, ठीक है, आपको केवल इसकी जरूरत है, ब्लॉक के मास की जरूरत है। तो यहां पर अगर अपने पास ये इसको अगर एक सिस्टम ले लेता, तो अगर आप इसको सिस्टम ले लेते तब क्या होता, जैसे कि एक बच्चे ने पूछा कि इसकी मास की जरूरत नहीं है, तो इसके मास की जरूरत बना दें, चलो बना देते हैं इसके मास की जरूरत। क्या बनाए? चलो इसी में क्वेश्चन देखो क्या होने जा रहा है। दोनों रस्सियों को काट दो एक साथ, इसी में केस 2 है। इफ बोथ द स्ट्रिंग कट साइमल्टेनियसली, both the string cut simultaneously, find acceleration of trolley। एक भाई साहब ने बोला कि मास ट्रॉली के उनको बड़ा उनको जो है बड़ा जो है उदास लग रहा था कि सर ने जो है ट्रॉली के मास का तो कोई इज्जत नहीं रखा, ठीक है, तो चलो इज्जत रख देते हैं। इफ बोथ द स्ट्रिंग कट साइमल्टेनियसली फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ट्रॉली एंड ब्लॉक। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनने जा रहा है, ट्रॉली एंड ब्लॉक, ठीक है। अब ब्लॉक के साथ एक दुविधा है, आप रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ चुके हो, तो एक्सेलरेशन ऑफ ट्रॉली एंड ब्लॉक कुछ बस इतना ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप सभी बच्चे रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ चुके हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ चुके हो, तो मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेंशन ना हो, अगर कभी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेंशन ना हो, देन कोई भी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन हम कहां से निकालते हैं? विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ निकालते हैं, ठीक है। तो अब चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सभी बच्चों को पता है कि जब आप रस्सी कट कर दोगे तो इनको आजादी मिल जाएगी और ये जो है मौज करेंगे। कैसे करेंगे मौज? जिसको जहां मन है वहां जाएंगे। जैसे ट्रॉली अब किधर जाएगी, ये बात आप समझते हो, किधर जाएगी ट्रॉली? जिधर फोर्स लगेगा ट्रॉली उधर ही एक्सेलरेट होगी, धरती तो नहीं छोड़ेगी, इतना बताया जा रहा है कि ये हवा में नहीं उठेगी, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसा ना सोचे कि सर इधर भी फोर्स लग रहा है तो mg और ng दोनों बराबर रहेंगे, तो वो ग्राउंड पे ही एक्सेलरेट करेगी, वो अभी हेलीकॉप्टर नहीं बनने जा रही है, ट्रॉली है वो, ठीक है। तो ये ऐसा मत सोचना है कि ग्राउंड को छोड़कर चलने लगेगी, ग्राउंड को नहीं छोड़ेगी भाई, मतलब ग्राउंड के इस डायरेक्शन में हमेशा इक्विलिब्रियम होगा। अब आपके लिए ये भी कोई बड़ा चीज नहीं है, अभी अभी आपने इसका एफबीडी बनाया था और आपको बस एक ही फोर्स से मतलब होगा यहाँ पे जो अपने काम का है, अब मैं वही दिखा रहा हूं, दैट इज ब्लॉक का नॉर्मल रिएक्शन। ये 30 डिग्री था, अब इसके मास का रोल आ जाएगा। अब आप यहां से बता सकते हो कि सर इसका हम कंपोनेंट भी लिए थे, अभी बिल्कुल लिए थे, यहां पे एक नॉर्मल रिएक्शन आपने इधर लिया था और एक इधर लिया था, ठीक है। ये 30 था तो ये भी 30 होगा। अच्छा, ये नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होता है तो ये 90 होगा, तो ये कितना होगा? 60। तो आपने नॉर्मल रिएक्शन जज कर लिया, अभी 60 के अलॉन्ग इसका कंपोनेंट ले लीजिए, तो क्या मिलेगा आपको? n cos 60। n cos 60 मतलब √3 n cos 60, देखिए ध्यान से, n cos 60 और ये हो जाएगा n sin 60। तो सभी बच्चों को पता है कि ये n sin 60 और इसका जो अपना वेट है वो ग्राउंड वाले नॉर्मल रिएक्शन उसको बैलेंस कर रहे होंगे। तो ट्रॉली का एक्सेलरेशन केवल x डायरेक्शन में हम ले रहे हैं, ठीक है।
तो ट्रॉली का एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में इधर, ये अब अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, दिख रहा है। एन कॉस 60 डिग्री को पहले कौन रोके हुए था, यहां का स्ट्रिंग, जिस स्ट्रिंग से आपने बांध रखा था वो इस एन कॉस 60 को बैलेंस कर रहा था। आपने वो रस्सी काट दिया, अब आपने वो रस्सी काट दिया तो यहां पर एक एक्सेलरेशन आ जाएगा भाई, मान लीजिए उसको मैं बोलता हूं ए, कैपिटल ए। तो व्हाट इक्वेशन यू कैन राइट, व्हाट इक्वेशन यू कैन राइट, नाउ दिस विल बी आवर एक्सेलरेटेड, ठीक है। तो यहां न्यूटन का फर्स्ट लॉ नहीं लगेगा, ट्रॉली स्टेशनरी नहीं है, ट्रॉली एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है, क्योंकि उस पर एक अनबैलेंस फोर्स लग रहा है। वो अनबैलेंस फोर्स है एन कॉस 60 डिग्री। पहले ये अनबैलेंस फोर्स बैलेंस था, किससे बैलेंस था, यहां जो आपने रस्सी बांधी थी उससे बैलेंस था, ठीक है। तो यहां पे हम लगाएंगे सेकेंड लॉ, क्या लगाएंगे भाई, यहां पे न्यूटन सेकेंड लॉ लगेगा। तो न्यूटन सेकेंड लॉ, तो न्यूटन सेकेंड लॉ लगा दीजिए, एन कॉस 60 डिग्री, दिस इज द नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये है एम अपना। अब आपको खुशी मिली भाई, मास, ट्रॉली के मास की जरूरत पड़ी, उसकी इज्जत बढ़ी, क्या हो जाएगा, मास ऑफ ट्रॉली इनटू एक्सेलरेशन ए, ठीक है। तो एन कॉस 60, लेकिन अभी यहां पे आप रुक जाएंगे, क्योंकि आप बोलोगे सर हमें एन तो नहीं पता, हमें एन तो नहीं पता, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपका ब्लॉक भाई भी है, वो भी तो मजे करेगा, वो दो तरीके से मजे करेगा भाई, ध्यान दीजिएगा। अपना जो ये ब्लॉक भाई है वो दो तरीके से मजे करेगा। कैसे मजे करेगा, देखो, एक तो वो ट्रॉली पे, इसकी भी रस्सी आपने काट दी है तो ये ट्रॉली पे घूमेगा, ट्रॉली वाले फ्रेम, यहां पे अब अपना रिलेटिव मोशन भी यूज होने वाला है, तो अपना थोड़ा सा दिमाग खोल लीजिए और रिलेटिव मोशन फ्लैशबैक में आ जाइए। इसके ब्लॉक के दो मोशन होंगे भाई, ब्लॉक के दो मोशन होंगे। हालांकि मैं अभी पूरा सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट और देना है, उसके बाद ही ये सॉल्व हो पाएगा, लेकिन हम इक्वेशन बनाना सीख लेंगे और एक बड़ी चीज सीखेंगे यहां पे। ठीक है, अब ये जो एक्सेलरेशन होगा ब्लॉक का, वो ट्रॉली के रेस्पेक्ट में नीचे जाता हुआ दिखेगा, देखिएगा ये ब्लॉक भी स्लिप करेगा, ब्लॉक के दो मोशन दिखेंगे। जो ऑब्जर्वर ट्रॉली के अंदर होगा उसको ये इधर जाता हुआ दिखेगा, मानते हो कि नहीं, जो ट्रॉली के अंदर होगा इस ऑब्जर्वर को ये किसे केवल जो है अलोंग द ट्रॉली वो जाता हुआ दिखेगा, किस ऑब्जर्वर को ये अलोंग द इंक्लाइन जाता हुआ दिखेगा भाई, जो ऑब्जर्वर इस मूविंग फ्रेम में है। इस फ्रेम का नाम अभी हम सीखेंगे, इसीलिए मैंने कहा मैं पूरा अभी सॉल्व नहीं करूंगा। ये एक्सेलरेटेड फ्रेम है, इसका कोई नाम होता है, इसमें एक कॉन्सेप्ट लगेगा, फिर हम उस पर बात करेंगे। तो ये जो है केवल इधर जाता हुआ दिखाई देगा, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में 2m नीचे जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। इसीलिए इसका एक्सेलरेशन हम बोलेंगे ए आर। ए आर का मतलब हुआ रिलेटिव एक्सेलरेशन। रिलेटिव एक्सेलरेशन क्यों रिलेटिव है, आप देख रहे हो कि ये एक्चुअल नहीं है, ये एक्चुअल नहीं है, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल, वेरी गुड भाई, मैंने थोड़ा बहुत बताया था आप लोगों को बिल्कुल कि एक्सेलरेटेड फ्रेम जो होते हैं वो नॉन इनर्शियल हैं। तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर है, ये देखेगा कि केवल ये नीचे जा रहा है इस तरफ। रिलेटिव एक्सेलरेशन इसका जो होगा वो है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली होगा, इसीलिए इसको ए आर बोला गया है। एक्चुअल एक्सेलरेशन कौन देखेगा, जो अर्थ पर खड़ा होगा। हमेशा एक्चुअल चीज कौन देखता है, अर्थ वाला ऑब्जर्वर, जिसको हम इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर कहते हैं, आई एफ। इसे हम कहेंगे अब आज से NIF। NIF का मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर। अभी हमें आता हूं उस पर, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर, इस पे भी हम आएंगे।
एक्सेलरेटेड फ्रेम याद होगा, मैंने तुम लोगों को बताया था कि एक्सेलरेटेड फ्रेम इज आवर नॉन इनर्शियल। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने बहुत सही बोला कि सर ये इधर तो जा रहा होगा बट इस वाले को दिखेगा कि ये नीचे इधर इंक्लाइंड प्लेन के लॉन्ग स्लिप भी कर रहा है और ट्रॉली के साथ साथ राइट साइड में भी मूव कर रहा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये एक्चुअल देखेगा। तो एक्चुअली विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ इसके पास जो एक्सेलरेशन होंगे ब्लॉक के विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक वो क्या होगा देखते हैं। चलिए, दो वेक्टर बनेंगे। एक वेक्टर बनेगा अपना, याद है आप लोगों को मैंने वेक्टर सिखाया था रिलेटिव में। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक आप यही चाहते हो विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, क्या लिखोगे? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। ये तो लिखना सबको आ चुका है। अब चलो इसको मैं दूसरे स्लाइड में ले लेता हूं, यहां जगह नहीं है। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को कि अर्थ वाले को अलग मोशन दिखाई देगा और जो ट्रॉली के अंदर है केवल उसको दिखाई देगा कि ये ट्रॉली के इंक्लाइंड प्लेन पे ऐसे एक्सेलरेट कर रहा है। ये क्लियर है? चलिए, तो अगर मैं आपको बोलूं कि विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या होगा? देखिए, दो वेक्टर बनेंगे। एक तो आपको दिखेगा कि ब्लॉक ट्रॉली के साथ साथ नीचे जा रहा है और साथ में क्या हो रहा है, इसके दो वेक्टर बनेंगे। ब्लॉक जो है ट्रॉली के साथ साथ ट्रॉली के अकॉर्डिंग नीचे जा रहा है और फिर ट्रॉली के साथ साथ राइट में भी मूव कर रहा है। एक्चुअल तो ये होगा, दो मोशन हो रहे होंगे। एक इधर ए आर हो रहा होगा, देखिएगा, और इधर एक कैपिटल ए भी होगा। एक्चुअल इसके पास दो एक्सेलरेशन होंगे भाई। एक ट्रॉली वाला एक्सेलरेशन भी इसको मिला होगा और ये होगा ए आर। समझ गए सभी लोग? ये 30 डिग्री था। तो आपके दो वेक्टर है, पैरेललोग्राम लॉ याद करिए, मैंने यही कहा था आपको। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। यही दो वेक्टर का रिजल्टेंट होगा। बताइए, इन्हीं दो वेक्टर का रिजल्टेंट होगा। एक वेक्टर ए आर वेक्टर है और एक ए वेक्टर है। इन दोनों का रिजल्टेंट अपना एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ होगा। मान लीजिए कि आपको ए आर और ए पता है। मान लीजिए, अभी हम उस पर नहीं आ रहे। मान लीजिए आपको ए और ए आर पता है, तो क्या आप इनका दोनों का रिजल्टेंट निकाल सकते हो? क्या आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल सकते हो भाई? आपके पास दो वेक्टर हैं, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन याद है सभी बच्चों को? तो देखिए, हर चीज हर जगह काम आती है, मैंने वही आपको बताया था। ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सभी को याद है। ये हुआ ए आर, ये हुआ ए। दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड दिए हो, है ना, और उनका रिजल्टेंट निकालना हो तो पैरेललोग्राम याद है सभी को। ये एंगल आपको 30 डिग्री है, तो सभी को पता है कि इनके बीच का एंगल जज कर लें। इनके बीच का एंगल जज करना बहुत आसान है आपके लिए। ये 30 है तो ये भी 30 होगा। तो दो वेक्टर, इन दो वेक्टर के बीच का एंगल होगा 180 माइनस 30, दैट इज 150 डिग्री। बोलो, 150 डिग्री। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, दैट इज आवर नेट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ का मैग्नीट्यूड आपको मिल जाएगा। इसको आप एक पैरेललोग्राम बनाएंगे और यहां से आपको मिल जाएगा इनका रिजल्टेंट, जो क्या कहलाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो जो अर्थ पे खड़ा होगा बंदा, जो बंदा अर्थ पे खड़ा होगा, उसको ये ब्लॉक रिजल्टेंट कैसा दिखाई देगा कि ये नीचे भी जा रहा होगा और इधर भी आ रहा होगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टिंग मोशन है, ये वाला एक्सेलरेशन, इसको ये दिखाई देगा अर्थ वाले को। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक
विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ का मैग्नीट्यूड होगा ऑब्वियसली। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, कैसे मिलेगा आप इसको लिख सकते हो, याद है पैरेललोग्राम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 150। वेरी गुड भाई, तो बहुत बच्चों ने लिख दिया है, बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड आपको सीधे मिलेगा, क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ ए आर स्क्वायर। ये सब बातें जो है, सब बातें आपको बहुत काम आने वाली है पूरे चैप्टर्स में, तो ये सब आपको बहुत फंडामेंटल्स हैं, दिमाग में रखिएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए आर कॉस 150, और इसको आप थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए आर कॉस 150 को लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस 30। और सभी बच्चों को पता है कि कॉस पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट है, नेगेटिव हो जाएगा। तो फाइनली आप ये लिख दोगे, ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू ए आर कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 जो भी है। कुल मिला के आपने क्या देखा कि अगर मुझे ए आर मिल जाए और ए मिल जाए तो हम यहां से इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब आपने क्या देखा कि जो ब्लॉक है, मैंने कहा था वो दो तरीके से मजे कर रहा है, उसका अर्थ के रिस्पेक्ट में अलग मोशन है जो ये देखेगा, और ट्रॉली के रिस्पेक्ट में उसका मोशन अलग है जो ट्रॉली वाला ऑब्जर्वर देखेगा कि वो इधर जा रहा है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ए आर कैसे फाइंड करें, तो मैंने वही कहा था कि इसके लिए मुझे अलग एक कॉन्सेप्ट देना होगा नॉन इनर्शियल फ्रेम में, सूडो का, तो हम उस पर आएंगे। अभी मैंने आपको बस ये बताया कि मान लीजिए आपको ए आर और ए पता होगा तो आप कैसे करेंगे, और आपने इससे बहुत बड़ी बात सीखी कि अभी कभी भी हमारा मूविंग फ्रेम होगा तो उसके मोशंस दो हो सकते हैं, जो रिलेटिव आपने पढ़ी रखा है, तो इसमें रिलेटिव एक्सेलरेशन भी होगा और एक एब्सोल्यूट भी होगा। ठीक है, तो हम ए आर पे अभी आएंगे, कैसे हम ए आर फाइंड करेंगे। हालांकि ट्रॉली का एक्सेलरेशन निकाला जा सकता है, ट्रॉली में आपके पास जरूरत किसकी पड़ेगी, एन की, और एन आप इजिली निकाल सकते हो ब्लॉक की परपेंडिकुलर वाले डायग्राम से। देखिए ये आपने ट्रॉली ए आर रिलेटिव हो गया, इसके लिए तो इक्वेशन आपने लिखा था ना, ये रहा एन कॉस 60 इक्वल टू एम ए। आप ब्लॉक का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर आप एबीडी बनाओ तो ब्लॉक का अगर एबीडी आप बनाते हो तो केवल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप बना सकते हो। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप वेलोसिटी एन इक्वल टू एम जी कॉस 60 नहीं लिख सकते, यही थोड़ी सी बात है जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं, वो अभी यहां नहीं, सूडो के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा, तभी आप जान पाओगे कि यहां कोई बच्चा बोलेगा कि सर क्या एन इक्वल टू 2mg cos 30 यहां भी होगा, नहीं होगा। जब ये रेस्ट पर था तब तो ठीक था, लेकिन जब ये एक्सेलरेटेड है तब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, थोड़ा सा आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं वो नहीं लिख रहा हूं, बस मैंने आपको अभी मोशन जज कराया, इस पे हम लौटेंगे फिर से। कभी कभी मान लो क्वेश्चंस कुछ ऐसे भी बन सकते हैं, जैसे कि मैं एक बहुत हैवी टावर दे दूं आपको, नॉर्मल रिएक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो कोई मैं आपको एक टावर दे दूं, बहुत हैवी टावर है और सिलेंड्रिकल शेप का है, किसी कंपनी का कूलिंग टावर होगा, है ना, जैसे थर्मल पावर प्लांट में बहुत बड़े बड़े कूलिंग टावर्स होते हैं जहां स्टीम को कंडेंस कराई जाती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक सॉलिड स्ट्रक्चर आपके सामने है, बहुत बड़ा हैवी। ठीक है, ये पूरा सॉलिड है, ये पूरा सॉलिड है। ठीक है, अब आपके मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि इस पे नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा,
नॉर्मल रिएक्शन इस पे कितना लगेगा ग्राउंड पे, इस टावर की वजह से नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा अगर इसका मास m है तो? क्या आप नहीं बता पाओगे? बताओ। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन फाइंड नॉर्मल रिएक्शन due to the cylindrical surface on the ground। तो ग्राउंड पे ये कितना नॉर्मल रिएक्शन दे रहा होगा या ग्राउंड इस पर कितना दे रहा होगा, बात बराबर है। लिख सकते हो दो केसेस में, बिल्कुल वेरी गुड। आपने बता दिया पहले ही कि पहला केस है यूनिफॉर्म है, लेकिन मैं आपको लगता है कि मैं केवल इसके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं। यूनिफॉर्म है, दैट इज हैविंग मास m। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब इसके मास पर यूनिट वॉल्यूम, जैसे आपने याद है लैम्डा आपने बताया था कि मास पर यूनिट लेंथ। अब आप एक नई चीज सीखोगे यहां पर, मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा होता था जिसे आप लीनियर मास डेंसिटी बोलते थे। अब मैं यहां पर पूरा वॉल्यूम है तो आप बोलोगे ये नॉन यूनिफॉर्म है, ये पूरा स्ट्रक्चर नॉन यूनिफॉर्म है, दैट इज रो इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपको दी जा रही है रो नॉट वाई। रो इक्वल टू रो नॉट वाई, रो इक्वल टू रो नॉट वाई। अब बोलोगे सर ये क्या है, ये रो नॉट रो क्या है? देखिए मैं आपको बताता हूं। नॉन यूनिफॉर्म, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये सभी लोग बता दोगे mg होगा, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पूरा वेट लग रहा होगा। पहले वाले केस में क्या होगा, पूरा इसका वेट लग रहा होगा, वही नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे हमारी लीनियर मास डेंसिटी नहीं बोली जाएगी, रो जो बोला जाएगा इसके बारे में आपको अब सिखा रहा हूं, वॉल्यूम मास डेंसिटी। ये पूरा वॉल्यूम है ना, पूरा मास वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका रेडियस आप r ले सकते हैं, इसका रेडियस r है सिलेंडर का, हाइट इसकी h है। तो वॉल्यूम मास डेंसिटी का क्या मतलब हुआ, टोटल मास इसका m है अगर, तो अब ये रो जो है चेंज हो रहा है। तो वॉल्यूम मास डेंसिटी का मतलब होता है, डेंसिटी तो आप लोग समझते हैं ना, आपने कई बार किया होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये है डेंसिटी, ये है m बाई वी, लेकिन ये m बाई वी कॉन्स्टेंट नहीं है ना। अगर ये m बाई वी आपका कांस्टेंट होता तब आप बोलते कि ये यूनिफॉर्म है, उसके लिए आंसर अपना mg हो जाता, उसके लिए आंसर अपना mg है। आर्यन देखिए आप पढ़ सकते हैं, आज से पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ निकल चुका है इसमें भी। फोर्स कॉन्सेप्ट आप जल्दी से जो है फोर्स कॉन्सेप्ट वाले जो 3 लेक्चर हैं अभी संडे मंडे आप पढ़ लीजिए। आपको एक काम करना पड़ेगा कि आपको आज से ही लगकर, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल चीजें चल रही हैं, तो इसके बिना आगे आप नहीं समझ पाएंगे। जो अभी 3 लेक्चर हुए हैं फोर्स के, वो रिवाइज करके आइएगा ट्यूसडे को, तो आप कर सकते हैं। तो डेंसिटी हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, यहां तक हो गया। लेकिन मैं कह रहा हूं ये यूनिफॉर्म नहीं है, यही रो जो है, रो नॉट क्या है, रो नॉट इज ए कांस्टेंट। तो सभी बच्चे याद करिए अप्रोच वही होगा, वहां मास पर यूनिट लेंथ था, यहां मास पर यूनिट वॉल्यूम होगा। अब आप बोलोगे सर फिर करें क्या हम डायरेक्ट mg नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते। आपको जैसे जैसे y क्या है, y फ्रॉम बॉटम है, ये भी मेंशन कर दे रहा हूं, y जो है फ्रॉम बॉटम है। तो नीचे से जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो, इसकी डेंसिटी जो है ये ज्यादा डेंस होता जा रहा है। जिस सीमेंट से या जिस कंक्रीट से ये बना होगा, वो जो आप देख रहे हो कि ये नीचे से जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ये डेंस होता जाएगा, बहुत ज्यादा जो है ये क्या होता जाएगा, डेंस होता जाएगा। तो बहुत ज्यादा जो है ये डेंस हो जाएगा। तो अब आपको यहां पे बताना है कि आप कैसे करेंगे। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि हर जगह पे यहां पर। अच्छा अब ये बताओ कि जैसे तुम यहां पर हो,
यहां पर हो, तो यहां पर आपको क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन कौन लगाएगा, इसके ऊपर जितना मास है, समझ पा रहे हो, जैसे ब्लॉक वाला याद करो, ब्लॉक वाला याद करो कि एक ब्लॉक था, दूसरा ब्लॉक था, तीसरा ब्लॉक था, दूसरे वाले पे कौन नॉर्मल रिएक्शन लगाता था, दूसरे वाले के ऊपर जितने ब्लॉक रखे हुए थे उन सबका वेट, और उन सबका वेट आप निकालने के लिए क्या करोगे, उनका मास कैलकुलेट करना होगा। वहां तो मास आपको गिवन था, यहां फंक्शन है, तो यहां मास आपको इंटीग्रेट करके लाना पड़ेगा। तो पहले जैसे आपको एकदम नीचे चाहिए, ठीक है, तो अगर आपको एकदम नीचे नॉर्मल रिएक्शन चाहिए तो आपको इसका टोटल मास इंटीग्रेट करना पड़ेगा, आपको इसका टोटल मास इंटीग्रेट करना पड़ेगा। चलिए करते हैं, कैसे फंक्शन बनाएंगे, देखिए जैसे आप वहां पर गए थे y पर, तो वैसे यहां पर भी जाएंगे y पर, और आप अब थोड़ा सा समझदारी दिखाइए। वो रॉड था, उसमें आपने एक छोटा सा रॉड कट किया था, ये एक बहुत बड़ा सिलेंडर है, सिलेंडर है, मान लो कोई सिलेंड्रिकल चीज है, उसको आप स्लाइस बना रहे हो, ध्यान दीजिए, कोई जैसे आपका स्प्रिंग रोल है, आप स्प्रिंग रोल खाते हो तो वो आपको कट करके देता है कि नहीं देता है, बहुत छोटा छोटा कट करके देगा तो डिस्क निकलेगा। तो एक सॉलिड सिलेंडर से आप चाकू से अगर उसे स्लाइस में काट रहे हो तो आपको डिस्क मिलेगा, सिलेंडर को अगर आप काटते जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, डिस्क मिलेगा। तो उसी तरीके से यहां जो डिफरेंशियल एलिमेंट होगा वो क्या होगा पता है, डिस्क, वो अपना होगा यहां पर डिस्क, इस तरीके का, देखिए तो ये डिस्क होगा। अब इस डिस्क का कुछ ना कुछ थिकनेस होगा, ठीक है, इसका डिस्क का, आप नई बात सीख रहे हो तो ध्यान से सीखिएगा, आगे आपको बहुत काम आएगा। दिखाने के लिए मैं इतना बड़ा बना रहा हूं, बट ये है बहुत छोटा। y पे जाके फंक्शन y के लॉन्ग दिया हुआ है ना, तो आपको यहां पर भी क्या करना होगा, किसी y पर जाना होगा, यहां पे किसी y पे जाना होगा, और एक dy का छोटा सा डिस्क कट करना होगा। ये डिस्क का थिकनेस है, ये दो डिस्क नहीं है, एक ही डिस्क है, वो उसका थिकनेस है, ठीक है। तो ये y पर आप गए और ये उसका थिकनेस है, ये पूरा, ये उसका थिकनेस है, ये पूरी डिस्क है, ऐसे सोचो, ये पूरी डिस्क है एक, ये उसका थिकनेस है, समझ गए होगे। आपको एक डिस्क मिला, हाँ बिल्कुल, पाइप, सॉलिड पाइप है, हॉलो नहीं है, हॉलो पाइप होता तो रिंग निकल के आता, ठीक है। तो अपने पास ये हो जाएगा y पे dy। अब ये जो dm होगा इसका, जैसे आप वहां पे भी लेते थे, अब बहुत कुछ आप खुद भी अब गेस कर सकते हैं क्योंकि हमने ऐसा किया है नॉन यूनिफॉर्म का, इसका मास क्या लेके चलेंगे, dm। तो ये dm क्या लिखा जाएगा भाई, तो अब आप ये बोलोगे कि इसकी जो डेंसिटी है वो y के लॉन्ग चेंज हो रही है, ध्यान दीजिए, जैसे लैम्डा चेंज होता था तो हम लोग उसमें फायदा क्या उठाते थे कि dy बहुत स्मॉल है, तो dy अगर बहुत स्मॉल है तो जो भी इसकी वॉल्यूम मास डेंसिटी y डिस्टेंस पे होगी वही इसकी डेंसिटी y प्लस dy डिस्टेंस पे होगी, जो भी इसकी वॉल्यूम मास डेंसिटी y पे होगी वही y प्लस dy पे होगी। मानते हो कि नहीं, तो मैं यहां लिखने जा रहा हूं, सिंस dy इज वेरी स्मॉल, सब कुछ वही है, अप्रोच देखो वही है, बस रो में डील करेंगे, dy इज वेरी स्मॉल, सो volume mass density for dy length is constant। यही मानेंगे कि dy लेंथ के लिए इसका वॉल्यूम मास डेंसिटी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अब आप यहां पे क्या लिखने वाले हो कि जो भी रो एट y जो होगा वही रो एट y प्लस dy होगा, है ना।
एज dy इज वेरी स्मॉल, ये मतलब है। तो जो काम आप कांस्टेंट डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये काम आप पूरे पूरे y के लिए तो नहीं कर सकते, बट dy के लिए कर सकते हो, ठीक है। तो एज dy इज वेरी स्मॉल, तो केवल dy के लिए आप क्या लिखेंगे, इसका वॉल्यूम मान लीजिए dv है, लेट dv बी द वॉल्यूम ऑफ dy लेंथ ऑफ द सिलेंडर, जो कि डिस्क है एक तरीके से। आप उसको सिलेंडर बोलना चाहे तो आप सिलेंडर बोल सकते हैं, बात वही है। इसका रेडियस भी आर ही होगा। तो क्या लिखेंगे आप, dv क्या लिखेंगे बताएंगे आप लोग। dv हो जाएगा, ध्यान से देखिए, आप इतने को सिलेंडर ही समझिए। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका बेस क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, ये तो वही रहेगा। तो पाई आर स्क्वायर, बस h के जगह पे क्या लिख दीजिए, dy। h के जगह पे आप क्या लिख दीजिए, dy। क्लियर है सभी को, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर, h के जगह पे आपने क्या लिख दिया, dy। क्लियर है। अब dv आ गया, तो dm कितना हो जाएगा, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो dm क्या हो जाएगा, मास क्या होता है, रो इंटू वी, तो dm क्या हो जाएगा, रो, कौन सा रो, रो एट y, तो रो एट y इंटू dv। देखिए इधर आपने dm जो लिखा है, dm मास का फंक्शन बनाना है, तो अब यहां पे dm जो होगा वो होगा रो y इंटू dv, ठीक है, रो y इंटू dv। dy और dm क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये डिफरेंशियल है भाई, डिफरेंशियल है इसलिए लिखते हैं। पूरे के लिए m और y नहीं लिखेंगे, m और y लिखेंगे तो वेरी करने लगेगा, छोटा, यही तो लिखवाया है, क्यों लिखते हैं। dy का मतलब एक डिफरेंशियल एलिमेंट, अगर डिफरेंशियल एलिमेंट है dy, इसका मतलब उसका फायदा ये उठा रहे हैं, ये लिखा तो है सब कुछ कि हमारा रो चेंज नहीं होगा। कहां का रो चेंज नहीं होगा, जो रो y पर होगा वही y प्लस dy पे। तो केवल dy हाइट के लिए हम डायरेक्ट डेंसिटी मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख पाएंगे, ठीक है। तो रो एट y इंटू dv, रो का फंक्शन आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, रो नॉट y, और dv आपने निकाल लिया, कितना आ गया, पाई आर स्क्वायर dy। लो, मास का फंक्शन बन गया। तो मास का आपको फंक्शन बन गया, आप y का फंक्शन बना लीजिए। आप पहले y का फंक्शन बना लीजिए कि मास इस पूरे टावर का जैसे जैसे ऊपर जाएंगे कैसे वेरी करेगा। तो रो नॉट पाई आर स्क्वायर y dy, मैंने इसका फंक्शन बना लिया। ये हुआ 0 से कैपिटल M, टोटल मास था, ये 0 से y, और टोटल मास मत दीजिए, मास एट y लेंथ दीजिए। आप फंक्शन बनाना चाह रहे हो ना, मास एट y हाइट, तो m एट y क्या मिल जाएगा आपको, रो नॉट पाई आर स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2, यही मिलेगा भाई फंक्शन, देख लीजिए। जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो m एट y हाइट क्या मिलेगा, रो नॉट पाई आर स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2, ये फंक्शन आपको मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से आपका टावर का मास चेंज हो रहा होगा, इस तरीके से आपका टावर का मास चेंज हो रहा होगा, ठीक है। क्लियर है। मल्टीप्लाइड बाई mv क्यों करोगे मेरे भाई, mv तो आपको रो दे रखा है, यही रो है, इसको रो को आप रो m बाई वी क्यों लिखेंगे, आपने रो लिख दिया है, और वो रो कौन सा है, रो एट y है, रो इंटू dv, रो एट y आपने लिखा है। ये m बाई वी तब लिखते हैं जब ये कांस्टेंट रहेगा, रो यहां दिया हुआ है, m बाई वी के जगह रो लिखेंगे, और वो रो कितना है, रो एट y लिखेंगे, वो दिया हुआ है, ये रहा रो नॉट y, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब यहां से समझ में आ रहा है कि रो नॉट पाई आर स्क्वायर बाई 2 वाई स्क्वायर, ये टावर जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, जिस मटेरियल से ये बड़ा बना होगा, इसका मास इस लेवल से चेंज होगा, ठीक है। अब आपसे कहीं भी पूछा जाए इस टावर का नॉर्मल रिएक्शन, तो आप फटाफट बताने वाले हो। आपसे ग्राउंड पे पूछा गया था, तो ग्राउंड पे पूछा गया था
यहां एक गड़बड़ हो गया है, y का फंक्शन मैंने जो लिया है वो थोड़ा गड़बड़ ले लिया है, क्योंकि नीचे मास मैंने जो है, नीचे मास मैंने 0 कर दिया है। आप देखिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, नीचे y को 0 करिए तो डेंसिटी 0 हो जाएगी, तो यहां नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा और ये ऊपर बढ़ेगा। तो मुझे थोड़ा सा उल्टा करना चाहिए था। ये y हम कहां से ले लेते हैं, ये y हम ले लेते हैं यहां से, समझ गए ना, फिजिकली मतलब पॉसिबल नहीं है, तो y हम यहां पे ऊपर से ले लेते हैं, y जो है ऊपर से है, नॉट फ्रॉम द बॉटम, फ्रॉम द टॉप। तो ये बाकी कुछ में चेंज नहीं होगा, तो यहां चेंज होगा ना भी, फंक्शन चेंज हो जाएगा, देखिएगा। बस थोड़ा सा प्रैक्टिकली वो सही नहीं लग रहा है कि नीचे जो है नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाए, इसीलिए कर रहा हूं। नीचे नॉर्मल रिएक्शन टावर का 0 नहीं हो जाए, वो अजीब सी बात हो जाएगी, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से ले लेते हैं। तो y जो है हम लोग ऊपर से ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा चेंज करना होगा। क्वेश्चन बनाने में भी ज्यादा दिमाग लगता है सॉल्व करने से। तो यहां पे हम y यहां से ले लेते हैं, ये y है, ध्यान दीजिएगा। ये y है, ओके। ये y पे आप यहां से गए हैं और यहां से एक एलिमेंट आपने कट किया है, यहां तक तो ठीक है, ये dm हो गया, इसका मास आप लिख रहे हो, ठीक है। अब आपके पास y हमने ऊपर से लिया है, ठीक है भाई, तो अब ठीक है, बस आपको y ऊपर से ले लेना है। मैं यहां लिख देता हूं y फ्रॉम टॉप। अब ठीक है, ठीक है, बाकी सब कुछ वही रहेगा। यहां लिमिट भी देखिए, 0 पे आप गए तो 0 मास था, इसके ऊपर कोई मास नहीं, अब जस्टिफाइड है ना, y के नीचे आए तो इतना मास है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल मास ग्राउंड पे क्या होगा, तो ग्राउंड पे ये y कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। ग्राउंड पे ये y पूरा कितना हो जाएगा, इसकी हाइट कितनी ली थी आपने, h ली थी ना, तो ग्राउंड पे तक आते आते ये y की जगह आप यहां पे क्या पुट करोगे, h, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, m टोटल, y इक्वल टू h पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, रो नॉट पाई r स्क्वायर h स्क्वायर, h के y की जगह h होगा बाई में 2, ये हो जाएगा भाई। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, Ng क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड से, ये Ng होगा, ये टोटल मास को बैलेंस कर रहा होगा, ठीक है, टोटल मास को बैलेंस कर रहा होगा। तो Ng हो जाएगा अपना टोटल मास इंटू जी, दैट इज Ng इज इक्वल टू, बस g से मल्टीप्लाई करना है, रो नॉट पाई r स्क्वायर h स्क्वायर g अपॉन में 2, तो दैट इज योर आंसर, नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ग्राउंड। तो नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ग्राउंड का ये आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है। अगर हॉलो होता तो उसका अलग कॉन्सेप्ट है, उसमें फिर आप रिंग निकालते और उसको आप वैसे करते, वो भी आपको बताया जाएगा। तो अगर आप मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए कि नीचे से h/3 पे क्या नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, किसी जनरल पे आपसे पूछ लिया जाए, तो ये भी आप कर सकते हो, किसी जनरल के लिए भी आप कर सकते हो भाई। यही क्वेश्चन आपसे यहां ऐसे पूछ लिया जाए, देखिए ठीक है। अब आप क्या करोगे, पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन एट ए हाइट एट h/3 फ्रॉम द ग्राउंड, यहां से h/3 पे नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, इस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन पूछा जा रहा है, यहां पे क्या नॉर्मल रिएक्शन होगा, P, तो आपसे पूछा जा रहा है NP बता दोगे अब, ठीक है,
एनपी बता दोगे? एनपी बता दोगे? एनपी में क्या करोगे आप? सीधे सीधे आप क्या कर सकते हो, यहां एक गलती मत कर देना कि यहां पे सर y की जगह पे h/3 पुट कर दें। y के जगह पे h/3 पुट नहीं कर सकते। y के जगह पे h/3 पुट नहीं कर सकते। ठीक है, y के जगह पे h/3 नहीं पुट करेंगे क्योंकि y ऊपर से है। तो y जब ऊपर से है तो आपको लिखना होगा y यहां पर होगा h माइनस h/3। दैट इज y जो होगा वो 2h/3 होगा। बस उस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, उस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए रो नॉट, ये है आपका y का फंक्शन, रो नॉट पाई आर स्क्वायर बाई 2 वाई स्क्वायर। तो यहां पे आपका था रो नॉट पाई आर स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2, यही था। अब y की वैल्यू यहां पे h/3 मत पुट कर दीजिएगा, 2h/3 पुट करना होगा। तो यहां का np आ जाएगा। np क्या हो जाएगा? रो नॉट पाई आर स्क्वायर बाई 2 और यहां पे 2h/3, 2h/3 का स्क्वायर। तो np नॉर्मल रिएक्शन इस पॉइंट का आपको मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? रो नॉट पाई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू 4h² अपॉन 9 इंटू 4h² अपॉन 9। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो 2 रो नॉट पाई आर स्क्वायर h² बाई 9। तो इतना न्यूटन जो है आपका मिलेगा। इसका क्या मतलब है भाई कि इसको अगर दो टुकड़े में ब्रेक करोगे, इसको और समझिए, इसको दो टुकड़ों में अगर आप ब्रेक करोगे, है ना, यही तो मतलब है। इसको अगर दो टुकड़ों में यहां पे ब्रेक करोगे तो ये दोनों एक्शन रिएक्शन लगा रहे होंगे, यही तो मतलब है कि अगर आप इसको इस तरीके से दो टुकड़ों में ब्रेक कर रहे हो, है ना, अलग करके दिखा रहा हूं जिससे आप समझ पाओ। तो कुछ ऐसा ही बात हो रही है, देखो। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा ही तो हो रहा है, देखो। इधर अपना ये इस पे एनपी ऐसे लगा रहा है, इस पे एनपी ऐसे लग रहा है, यही मतलब है। ये चीज समझ गए होगे सब लोग? ये एनपी ऐसा लगाएगा, ये एनपी ऐसा लगाएगा। कितनी हाइट पे? h/3 पे। ठीक है, ये मतलब है। समझ गए होगे सब लोग? जी भी होगा। जी नहीं दिया है क्या मैंने? अच्छा हाँ, जी नहीं दिया है, जी छूट गया है। ये तो अभी मास है ना, तो मास इंटू जी होगा। बिल्कुल सही पकड़ा है आपने। ये एन वाई नहीं है, ये एन वाई, वहां भी जी छोड़ा है क्या? देखो जरा। हाँ, ये मास है। अच्छा, अभी तो मैंने मास लिखा था, यहां जी दिया है, उधर नहीं दिया है, तो इधर भी दे दो इंटू जी। बिना जी के क्या? बिना जी के जीना मुश्किल है भाई। ठीक है, अब ठीक है भाई, देख लो सब लोग। अब ठीक है, तो ये इस तरीके से आप कभी भी, एक आपको होमवर्क दे रहा हूं, अपना दिमाग लगाइएगा। यही जो है, आपको इसी लेवल पे एक होमवर्क दे रहा हूं, अपना दिमाग लगाइएगा कि मान लीजिए एक बड़ा सा कोनिकल स्ट्रक्चर है।
सॉलिड है ना, सॉलिड कोनिकल स्ट्रक्चर है ये। दिमाग जितना है सब लगाइएगा, ठीक है। जितना खुद सोचेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। ये अपने पास H है, ये रेडियस है R, ठीक है, पूरा सॉलिड है, सेम है, पूरा सॉलिड है। अब यूनिफॉर्म का तो नहीं पूछूंगा, सबको पता है यूनिफॉर्म का तो सर इसका mg होगा, बिल्कुल यही फंक्शन ले लीजिएगा, फंक्शन चेंज नहीं कर रहा हूं, यही ले लीजिएगा, लेकिन ऊपर से लीजिएगा, वो गलती ना हो दोबारा। तब ये इधर से y है, जैसे जैसे आप टॉप से आ रहे हो वैसे वैसे बढ़ रहा है, तो रो जो है रो नॉट y, फंक्शन यही ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन कैसा भी हो सकता है। नॉन यूनिफॉर्म कोन है, नॉन यूनिफॉर्म है, दिख रहा है सबको, सॉलिड कोन, ठीक है। तो यहां पर आप बताइएगा कि नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू ग्राउंड ऑन द कोन, ठीक है। और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन एट h/2। तो ये आपका होमवर्क रहा, सोचिएगा, करिएगा। जैसा आपको इतना हिंट दे सकता हूं कि आप इसमें जो डिफरेंशियल एलिमेंट होगा, सॉलिड है तो क्या होगा, एक डिस्क कट होगा, इसमें एक डिफरेंशियल एलिमेंट वैसे ही कट होगा, डिस्क कट होगा। बट यहां आपको एक चैलेंज मिलेगा कि वहां रेडियस सेम था, आपने देखा था वहां पे सारे डिस्क का रेडियस सेम था, यहां पर डिस्क का रेडियस जो भी आप कट करोगे वो भी चेंज होगा। तो इतना हिंट दे रहा हूं कि आप जो है इसको एक सिमिलर ट्रायंगल से सोचिएगा, फिर उसको x और y दो वेरिएबल आएंगे, इतना हिंट दे रहा हूं कि इसको आप y मानिएगा, इस रेडियस को x मानिएगा, ठीक है। तो इसको आप फिर एक सिमिलर ट्रायंगल से x को y के टर्म्स में लिख सकते हैं, x को y के टर्म्स में लिख सकते हैं, ठीक है। करिएगा ये, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं फिर। हालांकि मैं अभी सूडो की बात करना चाह रहा था बट टाइम कम है, तो उस पे एक अच्छा क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। ऐसा मान लीजिए दो बॉल्स हैं, आइडेंटिकल बॉल्स ही हैं, और ये दोनों बॉल्स जो है किसी दो वर्टिकल वॉल के बीच में फंसे हुए हैं। ऐसा है, ठीक है। ये दोनों बॉल्स आइडेंटिकल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आइडेंटिकल बॉल्स हैं, अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। आपको ये दोनों बॉल्स इस तरीके से फंसे हुए हैं, हमें क्या निकालना है, रेडियस इनके आर है, रेडियस इनका आर है, आइडेंटिकल है तो रेडियस सेम है, रेडियस इनका आर है, ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है, ओके। तो इनके रेडियस भी सेम है और आपको ये एंगल दिया गया है, दोनों रेडियस को जो ज्वाइन करके जो एंगल बन रहा है वो आपको दिया जा रहा है, ठीक है। ये चलिए 30 डिग्री ले लेते हैं, 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना है फाइंड बोथ द बॉल इज आर इन इक्विलिब्रियम, आर इन इक्विलिब्रियम। तो हमें बताना है फाइंड नॉर्मल रिएक्शन
between both the walls on the balls. दूसरा, normal reaction between two balls. ये तीसरा भी निकाल सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू ग्राउंड. कुछ भी पूछा जा सकता है, सारे नॉर्मल रिएक्शन आपसे पूछे जा सकते हैं. ठीक है भाई अभिनव, मैंने तुम्हें पुली वाले क्वेश्चंस कब बोला कि आप जाके सॉल्व करो? अब आप ये फैंटम बन रहे हो अपनी मर्जी से, तो फैंटम बनो. मैंने हमेशा आपको हिदायत दिया हुआ है कि अगर आप कोई दूसरे सोर्स से कुछ भी अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपके लिए एक प्राइमरी कंडीशन है कि आप अगर यहाँ पे जब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप मत करिए, नहीं तो आप परेशान होंगे, आपका समय खराब होगा. अभी कॉन्सेप्ट पढ़ाया नहीं गया और आप करने लगे तो आप ये इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी. ठीक है, काइनेमेटिक्स जैसे पढ़ चुके हैं, प्रोजेक्टाइल रिलेटिव, ये क्वेश्चंस आप कहीं से भी करिए. ठीक है, चलिए तो यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा, सभी इक्विलिब्रियम में तो सभी बच्चे जानते हैं कि इनका एफबीडी बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा चालाकी दिखाइए. चालाकी ये कि आप इसको जो है पहले ग्रेविटी लग रहा होगा इन दोनों की, एफबीडी में यही बना दे रहा हूं, इन दोनों का ऐसे ग्रेविटी लग रहा होगा, बोलो, और ये इसके कांटेक्ट में, तो इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन, ये वॉल ने इसको नॉर्मल रिएक्शन दिया होगा इस तरीके से, जो हमेशा सेंटर से पास होगा. इस वॉल ने इसको दिया होगा इस तरीके से, जो इसके सेंटर से पास होगा, बोलो भाई. और एक नॉर्मल रिएक्शन आपस में इनके होंगे, एक ये इसको दे रहा होगा और एक ये इसको दे रहा होगा, बोलो, इतने तो होगा. और एक ग्राउंड से होगा, ये एनजी. इतनी चीजें हो रही होंगी, समझ गए सब लोग? तो यहां पर एनजी हो रहा होगा, इसको आप N2 लिख सकते हो, इसको N1 लिख सकते हो, और इसको N लिख सकते हो, और इसको Ng लिख सकते हो. नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू ग्राउंड, ऐसे. तो इतनी चीजें हो रही होगी. तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप सिस्टम बाउंड्री का मजा लीजिए. ठीक है, थोड़ा चालाकी दिखाइए, ये करिए कि ये तो Mg है, अलग अलग भी हो सकते थे, मैंने चलो एक ही दे रखा है, ये Mg है, ये भी Mg है. मैं कह रहा हूं कि अगर आप इसको सिस्टम बाउंड्री में लेंगे तो दोनों बॉल सिस्टम में आ जाएंगे, तो आपको फायदा क्या मिलेगा? ठीक है, अगर आप इसको दोनों बॉल को एक सिस्टम ले लेते हैं, मैं क्या बोल रहा हूं सब लोग समझ रहे हैं? अगर आप इसको एक सिस्टम ले लेते हैं तो कौन से फोर्सेस इंटरनल हो जाएंगे, आप लोग बताओ जरा. अगर इन दोनों को एक सिस्टम बाउंड्री में लेंगे तो हमारे पास इंटरनल फोर्स के नाम पे कौन कौन से होंगे? ये जो दो आपस में नॉर्मल रिएक्शन लग रहे हैं ये इंटरनल फोर्स हो जाएंगे, और आपका थोड़ा सा हेडेक कम हो जाएगा. मानते हैं कि नहीं? टेकिंग दिस एज ए सिस्टम बाउंड्री, अगर आप इसको एक सिस्टम बाउंड्री में लेते हैं तो आपको फायदा ये होगा कि ये इक्वल और अपोजिट हैं. तो आप एक इक्वेशन जल्दी बना लेंगे. कौन सा? कि एक्सटर्नल फोर्स के नाम पे क्या क्या होगा एक्स डायरेक्शन में, केवल N2 और N1. तो इस सिस्टम बाउंड्री के लिए आप डायरेक्ट देखकर बोल सकते हैं कि N1 इक्वल टू N2 होगा भाई इन एक्स डायरेक्शन, बोलो, इन एक्स डायरेक्शन. इससे आपको इक्वेशन एक जल्दी मिल जाएगी और कोई बात नहीं है. इन एक्स डायरेक्शन N1 इक्वल टू N2 फॉर दिस सिस्टम बाउंड्री. व्हाई आई एम सेइंग दिस? क्योंकि N1 और ये N1 एक्ट एज ए इंटरनल फोर्स, N एक्ट एज ए इंटरनल फोर्स, इक्वल इन ये सेम नेचर के हैं और इक्वल एंड अपोजिट ऑकर हो रहे हैं, एक्ट एज ए इंटरनल फोर्स. पहले ये बताओ, ये क्लियर है सभी को? चलिए, y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? mg नीचे, और ऊपर क्या लग रहा है? Ng. तो यहां से Ng आ जाएगा इन y डायरेक्शन. तो y डायरेक्शन में आपको मिल जाएगा Ng इज इक्वल टू 2mg. ये मिल गया आपको Ng यहां से. ठीक, तो Ng
और इधर भी अपने पास क्या है, बस एनजी, और इधर एमजी और एमजी। अब ये मिल गया, तो इस सिस्टम बाउंड्री का काम हो गया। लेकिन आपको इंटरनल फोर्स चाहिए, ये N1 और N2 चाहिए, सॉरी ये N भी चाहिए। तो इसके लिए क्या बताया आपको, फिर अलग अलग बॉल्स के भी एबीडी बनाने होंगे, ठीक है। अगर आपको अलग अलग, अगर आप देखिए, अगर आप सिस्टम बाउंड्री नहीं बनाओगे तो इस नॉर्मल रिएक्शन को इस पे लगाओगे, इसका कंपोनेंट लोगे, वही करोगे, ठीक है। मुझे ये जल्दी, आपको थोड़ा सा आपका समय बचेगा। बाकी आपको एन निकालना है तो आपको बनाना पड़ेगा, दोनों की एबीडी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे एक बॉल की अलग से एबीडी बनाए तभी तो एन एक्सटर्नल होगा, हमें उसको भी निकालना है, ठीक है। टाइम हो रहा है भाई, लेकिन ये क्वेश्चन करके जाइएगा, मैं पूरा कराऊंगा। यहां पर अपने पास ये बॉल है, इस बॉल की एफबीडी बना लेते हैं। तो यहां पर क्या क्या लग रहा है देखिए, इस पे नॉर्मल रिएक्शन एक एन लगेगा, वो एक्सटर्नल हो जाएगा, है ना। और यहां पे देखिए फोर्सेस क्या क्या लगेंगे, केवल इस बॉल की बात कर रहे हैं तो यहां पे एक एन लग रहा होगा ऐसा, जो दूसरे बॉल ने लगाएगा, अब एक्सटर्नल हो जाएगा। एक एन ये लग रहा होगा N1, एक mg लग रहा होगा इधर, बस यही 3 फोर्स होंगे भाई। और ये 30 डिग्री दिया हुआ है तुम्हें, ये 30 डिग्री आपको दिया हुआ है। तो जज कर लीजिए एंगल, ये इधर रेफरेंस एक्सिस है, एक्स वाई रेफरेंस एक्सिस ले रहे हैं, तो ये 30, तो ये भी 30 है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन ये एन, ये अपना क्या था N1 और ये था mg। तो n का कंपोनेंट टूटेगा, क्या होगा इधर, ये बॉल A मान लीजिए, ये बॉल B, तो हम A की एफबीडी बना रहे हैं, ये बॉल A के लिए है, तो n cos 30, और ये n, जब तक आप ए इंडिविजुअल की नहीं बनाएंगे तब तक नॉर्मल रिएक्शन आपको नहीं मिलेगा, पूरे सिस्टम में ये इंटरनल होगा। तो जब को आपको उसे करना है तो आपको एक बनाना होगा, n क्या हो जाएगा यहाँ पे, n cos 30, इधर हो जाएगा n sin 30। तो यहां से 2 इक्वेशन लिख सकते हैं, क्या, N1 इज इक्वल टू n cos 30, दैट इज N1 इज इक्वल टू √3n/2, और एक आपको मिलेगा n sin 30 इक्वल टू mg। तो यहां से n आ गया अपना, n कितना आ गया, mg 2mg, देख लीजिए n sin 30 इक्वल टू mg, तो n आ गया 2mg, n आ गया तो n1 आ गया, n1 आ गया तो n2 आ गया, क्योंकि आपस में बराबर है तो सब कुछ आ गया। तो n आ गया 2mg, n1 कितना हो जाएगा, N1 हो जाएगा √3/2 इंटू 2mg, तो N1 आ जाएगा √3mg, ये भी आ गया। और अगर N1 आ गया तो N2 आ गया, क्योंकि N1 और N2 बराबर हैं, तो ये भी आ गया √3mg। तो सारे नॉर्मल रिएक्शन आपके मिल गए, ठीक है। अब कोई एक बच्चा पूछ रहा था कि सर सिस्टम बाउंड्री नहीं लेते तो क्या करते, सिस्टम बाउंड्री नहीं लेते तो इसकी अलग से बनाते, इसकी अलग से इसकी भी बनानी पड़ती, फिर इन दोनों की अलग से बनानी पड़ती, फिर आपको करना पड़ता, ठीक है। लेकिन सिस्टम बाउंड्री बनाने से फायदा ये हो गया कि हम केवल एक पूरे सिस्टम बाउंड्री की तो हमने डायरेक्ट लिख दी और एक की बना दी। क्यों, क्योंकि जब हम पूरे को सिस्टम बाउंड्री ले रहे थे तो n और n इंटरनल फोर्स थे, हमें उसके लिए देखना नहीं था। सर हाउ टू थिंक लाइक यू, सुनो आप बेटा, जब मैं भी आपके तरीके से था तो मैं भी जैसे आप सोच रहे हो वैसे ही सोच रहा हूंगा, या हो सकता है आपसे खराब सोचता था, ठीक है। आपको जो है इसी तरीके से सोचना है, धीरे धीरे आपकी आदत पड़ेगी। कहीं कोई ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि अंधेरे कमरे में अचानक आप गए, बहुत बड़ी लाइट जला दी, आपको रोशनी मिल गई, ऐसा नहीं होगा। एवरीथिंग यू हैव टू डू विथ कंसिस्टेंसी, with hard work and with interest. A time will come when you see कि आपके अंदर बहुत चेंज आ जाएगा
और आप जो है हमसे भी अच्छा सोचने लगोगे। ठीक है, आप लोग हमसे भी अच्छा सोचने लगोगे अगर आपने 2 साल कंटिन्यूअस इन चीजों को करते रहे। तो आपको मैं बता रहा हूं कि जिस दिन आप जेई एडवांस क्वालिफाई करोगे, आप मुझसे बहुत आगे निकल जाओगे। और आज भी आप मुझसे ज्यादा सोच सकते हो, क्योंकि आप 3 चीज हैंडल करते हो। मेरा दिमाग आपसे 1/3 है, आपका दिमाग मुझसे 3 टाइम्स है। बस उस चीज को पहचानो, ठीक है, धीरे धीरे करो। ठीक है, आपका दिमाग मुझसे जो है एक बच्चे का दिमाग, जैसे केवल पीसीएम की बात कर लूं जिसमें तुम दिमाग लगा रहे हो, तो आप जो है मुझसे 3 टाइम्स ज्यादा टैलेंटेड हो। ठीक है, तो धीरे धीरे आप करोगे, इसीलिए आप पेन कॉपी लेके बैठोगे, अपने पॉजिटिव, बिल्कुल अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक रखिए कि आप कुछ करेंगे जरूर। तो आप अपने ऊपर बिलीव रखिए और पढ़ते जाइए, खुश रहिए, धीरे धीरे आपसे होगा। ठीक है, नंबर, परफॉर्मेंस कुछ अचानक नहीं होता। आप खुद सोचिए, आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूं। आप ये देखिए, जो छोटे एक्टर्स हैं या जो बड़े एक्टर्स हैं, जो बहुत बड़े एक्टर्स बन गए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनका कोई बहुत बड़ा जो है पहले से पेरेंटल नहीं है ना, कि भाई उनके फादर बहुत बड़े सेलिब्रिटी थे तो वो बन गए, ऐसा नहीं। जो कोई एक बहुत नॉर्मल है और वो आके सेलिब्रिटी बना है, आप उसकी पूरी हिस्ट्री कभी देखिएगा, उसने 20 साल 25 साल तक मेहनत किया होगा, तब जाके वो जो है एक कोई उसको मूवी मिली होगी जिसमें उसने अपना बेस्ट दिया होगा, तो लोग उसको जान गए। तो लोगों को लगा कि अरे ये तो 3 घंटे की मूवी करके इतना हिट हो गया। बट दिस इज नॉट द ट्रू थिंग। द डार्क साइड इज दैट कि उसने 10 साल या 15 साल उस प्लेटफॉर्म को पाने के लिए कंटिन्यूसली उसने क्या क्या पापड़ बेले होंगे। तो इस तरीके से सभी लोग, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई अपना, किसने जो भी अपना जनित, जो भी अपना अपने फील्ड में अपना जनित अचीव किया है, वो सभी लोग जो है बहुत हार्ड कोर जो है सबने मेहनत की होगी। तो आप भी वही कर रहे हैं। आप 2 साल जब मेहनत करके यही आईआईटीएन बन जाओगे, आपका जूनियर आपसे पूछेगा कि भैया आपने कैसे कर लिया, आपने कैसे कर लिया। ठीक है, तब आप मुस्कुराओगे और फिर आप बताओगे कि कैसे किया। ठीक है, तो वो चीजें हैं, सभी को कंटिन्यूसली आपको रिदम बना के अपने ऊपर फेथ रख के पढ़ते जाना है, मेहनत करना है और परेशान नहीं होना है। बहुत बच्चे मेहनत करके परेशान हो जाते हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है, बस आप लगे रहिए, धीरे धीरे चीजें होंगी। ठीक है, आप लोग को अभी भी कुछ बच्चों को मतलब कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आ ही रहा होगा, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया था कि आप काइनेमेटिक्स पूरा यहाँ पे पढ़ने के बाद आप जो है एटलीस्ट जेई मेंस के पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करिए, देखिए आपसे सारे क्वेश्चंस होंगे। चलिए फिर मिलते हैं, और अच्छे से टेस्ट दीजिएगा, टेस्ट को देखकर घबराइएगा मत। ठीक है, टेस्ट एडवांस का टेस्ट होता है तो वो टफ होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आपको उसकी आदत डालने के लिए ऐसे पेपर बनाए जाते हैं, तो यू नीड नॉट हैव टू वरी अबाउट कि अरे हम कुछ नहीं करेंगे या कुछ भी। जो भी आपके पास पेपर है उसमें एडवांस में मैं आपको बता दूं, यू हैव टू जस्ट सिक्योर एटलीस्ट 35 40 45 50 मार्क्स, मैक्सिमम 50-55 मार्क्स अगर आप कर लेते हैं तो भी आप सही जा रहे हैं। तो आपको एवरेज क्वेश्चंस पिक करने की टैक्टिस ढूंढनी है। जो क्वेश्चंस आपको देख के आपको लग रहा है कि हाँ हमको ऐसे कराया गया है, ऐसे हम घुस सकते हैं, कर सकते हैं, तो आप उसी को पहले पिक करिए। ठीक है, क्वेश्चन को देख के नर्वस नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। दिस इज द रियल टेस्ट, जहां पे आप अपना प्रेजेंट अपना करोगे, अपना कुछ सोचोगे, और जिस दिन आप ये करने लगोगे वही जो है जेईई एडवांस में गुड रैंक लेके आएगा। तो ये जो प्रैक्टिस सेशन है ये आपके लिए कुछ लर्निंग के लिए है। तो डोंट थिंक कि हमारा एक भी पेपर में नंबर नहीं आएगा या ये नहीं आएगा, ये अभी मत सोचिए। आप हमेशा जो है लर्निंग मोड में रहिए, अपने आप को चेकिंग मोड में मत रखिए अभी। ठीक है, आप 11th के बच्चे हो, आपको लर्निंग मोड में रहना है। तो आप देखिएगा एक दिन आप चेकिंग भी करेंगे तो अपने आप जो है आपको लग जाएगा कि ये तो सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट अपने आप आ रहा है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं।